सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आज हम कक्षा द्वादश वितान भाग 2 में अतीत में दबे पाँव पार्ट 3 का पठन पाठन करेंगे। हम पार्ट 3 का अध्ययन करते हैं। ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पाँव एक ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग से संबंधित रचना है। ओम थानवी का जन्म 1957 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ज़िले में हुई और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी रहे और इन्होंने जनसत्ता चंडीगढ़ संस्मरण के संपादक भी रहे। ओम थानवी ने यहाँ पर पुरातत्व विभाग से संबंधित इस रचना का वर्णन किया है। आज से 5000 साल पुरानी और कुछ समय कम की भी इसमें अवशेष मिलते हैं। तो हम आज इसका जो है गहन अध्ययन करते हैं। सभी भैया बहन ध्यान देंगे और जब इस वीडियो को घर पर आप देखें पढ़ें तो साथ में किताब सामने रख लें, जिससे कि आपको बीच बीच में इसकी सही जानकारी मिलती रहेगी। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंध घाटी सभ्यता के दो नगर, जिनकी बारे में पुरातत्व विभाग कहता है कि आज से 5000 साल पहले नष्ट हुए थे। और इस खुदाई में जो विवरण मिलता है उसका जो है लेखक ने इसमें विवरण दिया है। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के नहीं दुनिया के ऐसे दो नियोजित नगर माने जाते हैं जिनकी कोई शान नहीं है। अर्थात ये सिंध घाटी सभ्यता के विश्व के उत्कृष्ट श्रेणी के नगर माने गए हैं। और इनकी खुदाई में जो कुछ मिला है उसका वर्णन लेखक ने इस प्रकार किया है। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में यह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अर्थात जो मोहनजोदड़ो शहर था वह एक राजधानी तौर पे रहा होगा। उसका क्षेत्रफल जो है 200 हेक्टेयर रहा है और उसकी आबादी जो है 85,000 रही थी। ये 5000 साल पुराना महानगर माना गया है, ऐसा जो है रखालदास बनर्जी द्वारा इस खुदाई में वर्णन किया गया है। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में जो व्यापक खुदाई हुई थी उससे भी यही वर्णन मिलता है। तो दिलचस्प बात यह है कि सिंध घाटी मैदान की संस्कृति थी। पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों में आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह से ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उसे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, लेकिन शहर जहाँ का तहाँ है वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर ठहर सकते हैं, सस्ता सकते हैं, वह एक खंडर क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी सुगंध महसूस कर सकते हैं। ये शहर किसी सुनसान मार्ग का कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं। आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी में रंग देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की ओर अधूरी रह जाती हैं। लेकिन इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। यहाँ बहुत स्तूप भी मिला है, चबूतरे जैसा दिखाई देता है। 1922 में रखालदास बनर्जी जब आए
तो उन्होंने ये खोजबीन में बौद्ध स्तूप का भी वर्णन किया है, इसका चित्र भी यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महानिदेशक जो जॉन मार्शल है उसने भी अपनी जानकारी में इसका विवरण दिया है। तो इस प्रकार से पुरातत्व विभाग में वहाँ पर बौद्ध स्तूप भी दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं जो अगले की इसकी जानकारी है कि बौद्ध स्तूप एक तर्क देता है कि कई बार कहा गया है कि ये सभ्यता 5000 साल पुरानी है, लेकिन बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म अर्थात गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया, अगर उसका विवरण दिया जाए तो ये 2500 साल पुरानी है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो ये तार्किक है। बौद्ध स्तूप इसका जो है उदाहरण है। इससे ये 5000 अर्थात आज से लगभग जो है इतने वर्ष पहले इसको माना जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की ओर देखते हुए सहज की भांप सकते हैं। इमारतें भले ही खंडरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों को देखकर स्पष्ट हो जाता है ये नगर एक वास्तुकला के आधार पर ग्रिड प्लान में बनाया गया था, और जो ग्रिड प्लान के अनुसार आज हम देखते हैं तो ब्रासीलिया या चंडीगढ़, इस्लामाबाद जैसे शहर हैं जो ग्रिड प्लान के अंतर्गत बनाए गए हैं। भारत में चंडीगढ़ शहर आता है। तो इस तरह से हम इसकी नगर योजना को समझ सकते हैं कि समकोण पर जो इसकी सड़कें हैं बनी हुई, वैसे तो बहुत सारे शहरों में आज भी जो कॉलोनी बनती हैं उनमें आड़ी तिरछी सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन ये एक उस समय की उत्कृष्ट नगर योजना के अंतर्गत बना हुआ था। आगे हम देखते हैं इसमें हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं शायद या संयोग से धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम दैव मार्ग रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता रहा होगा। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इसकी गहराई 7 फुट है। कुंड के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं, जिनके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हैं। उत्तर में 2 पात में 8 स्नानागार बने हैं, यानी 2 पंक्तियों में। इनमें किसी का द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता, अर्थात सिद्ध वास्तुकला का ये एक अचूक नमूना दिखाई देता है। इस कुंड की खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस नहीं सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिड़ौड़ी के गारे का इस्तेमाल किया गया है। जो किनारे हैं दीवारों के साथ, उन दीवारें सीधी दूसरे से खड़ी हैं, जिनमें सफ़ेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला। ये अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड के पानी के बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत ये है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी और ईंटों से ढकी हुई हैं। हम विचार करते हैं आगे। महाकुंड के बाद हम गढ़ की परिक्रमा की, अर्थात जो लेखक है वो बता रहा है ये कि परिक्रमा की। कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार हैं और इस तरह से यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है। बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग का साक्ष्य मिलते हैं, ढुलाई के लिए आगमन होता रहा होगा। इस प्रकार से यहाँ कोठार अर्थात गोदाम टाइप के जो अनाज रखने के स्थान है, उस तरह के वो स्थान रहे होंगे। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से यहाँ के लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे। यहाँ पर जो है लोहा शुरू में नहीं मिला, तांबे और पत्थर की बहुतायत मिली है। इस प्रकार से अगर हम देखें मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी का काम मिला है, लेकिन यहाँ पर जो है तांबे, लोहा और पत्थर, इन सब का जो है कार्य मिला है। रबी की फसल यहाँ पर विशेष है। इसके साथ कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चने की उपज भी पाई जाती थी, ऐसे प्रमाण मिले हैं।
विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे, अंगूर उगाते थे, झाड़ियों के बेर भी जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी, लेकिन यहाँ पर कपास के बीजों के प्रमाण नहीं मिले हैं, बाकी सब कुछ मिला है। इस प्रकार से यहाँ सूती कपड़ा ईसा से लगभग 3000 पूर्व उसके भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ रंगाई, कताई, बुनाई, इन सब के कारखाने भी मिले हैं, इन सब के प्रमाण भी मिले हैं। ऐसा विवरण यहाँ दिया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि एशिया और यूरोप में इस सभ्यता का नाम आता था। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात इसको मेलुआ बोलते होंगे वहाँ के लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बोला गया है कि महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, तीनों तरफ बरामदे हैं, इसके एक साथ छोटे छोटे कमरे हैं। पुरातत्व की जानकारी में कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों और ज्ञानशालाओं से सटी हुई होती थीं। उस नज़रिए से इसे देखें तो ये उस समय की एक शिक्षा क्षेत्र की भी उत्कृष्ट व्यवस्था थी। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती हैं। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। यहाँ पर जो है सड़कें लंबी और डी के क्षेत्र की बस्तियों के बारे में वर्णन किया गया है कि जो है सड़कों पर चौड़ी होने के कारण वहाँ बैलगाड़ियाँ और सामान की आवाजाही ढुलाई हुआ करती थी, और साथ में बाज़ार के भी वहाँ पर वो चिन्ह मिले हैं, और बाज़ार में आना जाना ऐसा आगमन जैसा दिखाई देता है, ऐसी गलियों से महसूस होता है। इस प्रकार से ये नगर सभ्यता एक उत्कृष्ट सभ्यता के बारे में दिखाया है। आगे कहता है कुओं के संबंध में, जल निकास के संबंध में, ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती थीं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नानागार है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर हौदी तक जाती थीं। हौद बना होता था, उसमें गंदा पानी जाता था और फिर उनसे हौद से नालियों से बाहर की नालियों में जाता था पानी। इस प्रकार की जल निकास की व्यवस्था थी। यहाँ पर जो है भीतर की ओर छोटी सड़कें, बस्ती के भीतर की ओर जो थी छोटी सड़कें होती थीं, जहाँ उनके घरों के दरवाजे खुलते थे, और पीछे के ओर बड़ी सड़कें, छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी होती थीं, और वे इमारतों के सामने से उनके दरवाजे खुलते थे। बड़ी सड़कें उनके पीछे से, जिन पर जो है अधिक बड़े वाहन और सामान ढोने की आवाजाही हुआ करती थी। यहाँ सिंध घाटी की सभ्यता में यदि देखा जाए तो इसे जो है जल संस्कृति भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग पानी के लिए भूजल तक पहुँचे, और यहाँ पर बहुत सारे कुओं का वर्णन मिलता है। केवल अकेले मोहनजोदड़ो में ही 700 कुओं का वर्णन मिलता है। 700 कुएँ वहाँ पाए गए हैं। नदी, कुएँ, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी। तो इन सब के आधार पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि सिंध घाटी सभ्यता जो है एक जल संस्कृति रही है, जहाँ की जल की अच्छी व्यवस्था रही हुई है। इस प्रकार से इस सभ्यता के बारे में कहा गया है। यहाँ की पक्की कच्ची ईंटों से मिला जुला अनुपात में यहाँ पर सड़कों का काम किया। नालियाँ जो हैं ढकी हुई पक्की ईंटों से हुआ करती थीं, जिसमें पानी निकलता था किनारे किनारे सड़कों के। तो इस प्रकार का विवरण दिया गया है। आगे हम देखते हैं, आगे विवरण दिया गया है इसमें कि मुख्य सड़क जो है वो मुख्य सड़क पर जो है घरों के दरवाजे नहीं खुलते थे। एक जगह पर यहाँ पर जो है नरेश की मूर्ति भी मिली है, दाढ़ी वाले नरेश की, अर्थात जिसे डी के हल्का कहते हैं, उस क्षेत्र में उस मूर्ति का वर्णन मिला है। रखाल दास बनर्जी ने 1924-25 में यहाँ पर खुदाई कराई गई थी, तो यहाँ पर एक नर्तकी की भी मूर्ति मिली है। तो इस प्रकार के वहाँ पर सामान मिले हैं। आगे वर्णन करता है कि मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है कि जैसे सब कुछ चौकोर आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियाँ, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहर, चौपड़ के खेल, गोटियाँ, तोलने के बाट आदि सब कुछ वहाँ मिलते हैं।
मिले हैं, ऐसा वहाँ पर विवरण दिया गया है। अगर हम आगे देखें, विचार करें और तुलनात्मक दृष्टि से देखें, राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे कच्ची पक्की ईंटों के ये जो हैं मिले हैं, लेकिन ये सभ्यता हज़ारों साल पुरानी है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशद प्रबंध छपवाया था, जिसकी खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की छोटी गाड़ी, उसका चित्र दिखाई दिया है और वह गाड़ी प्राप्त हुई है इस प्रकार से। तो मिट्टी की छोटी गाड़ी प्रमाण है वाहन का, अर्थात वहाँ पर माल ढोने के लिए वाहन मिलते रहे होंगे। इस सभ्यता में आगे बताया गया है कि जो बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में जो है माल ढोया जाता था और बैलगाड़ी के साथ ऊँट गाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा विवरण वहाँ पर बताया गया है कि ये सब चीज़ें मिली हैं। एक ख़ास बात ये है कि आज ये सब चीज़ें अजायब घरों में वहाँ सुरक्षित हैं। हर प्रकार का सामान, जिसमें मिट्टी के बर्तन और जो है तांबे, पीतल और लोहे के सामान, लोहे की सुइयाँ, इस प्रकार के और मिट्टी के बर्तनों का विशेष विवरण दिखाया गया है। दूसरा पक्ष यह कहता है कि यह सब जो सभ्यता थी, ये सभ्यता राजतंत्र से पोषित नहीं दिखाई गई है, क्योंकि कहीं पर इस पूरी सभ्यता में, सिंध घाटी की सभ्यता में जो दोनों नगर की खुदाई में जो औजार मिले हैं, उनमें कहीं हथियार नहीं मिले। अर्थात औजार तो मिले लेकिन हथियार नहीं मिले। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ की जनता और यहाँ का जो राजा जो है अनुशासन के साथ ही अपनी शासन व्यवस्था चलाता था, सुपोषित थी और अनुशासित शासन व्यवस्था थी। यहाँ किसी तानाशाह, दबाव या राजशाही का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि राजतंत्र में हथियारों का प्रचलन होता है, हथियार और सेना, जिसके माध्यम से जो है शासन किया जाता है और सत्ता संभाली जाती है। ऐसे कोई प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ की जो सभ्यता थी, वह जो राजतंत्र पर आधारित नहीं थी, वह जो है प्रजातंत्र पर आधारित थी, अनुशासित थी, स्वशासित थी और वह नियमों में बंधकर अपने आप स्वयं ही सारी व्यवस्थाओं को चलाते थे। दूसरा पक्ष आता है धर्मतंत्र का। तो यहाँ पर देखा जाए, दूसरी जगहों में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकतों का प्रदर्शन करने के लिए महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ, मंदिर, भव्य मंदिर और भव्यता के जो हैं राजप्रसाद, ये सब दिखाई देते हैं। राजा महंतों की समाधियाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ना तो यहाँ के भव्य राजप्रसाद हैं, ना ही यहाँ पर कुछ ऐसे विशाल मंदिर हैं और ना ही भव्य मूर्तियाँ दिखाई दी हैं, जिससे कि ये कहा जाए कि ये धर्मतंत्र पर भी जो है प्रभावी रही है। इसलिए कहा जा सकता है ये स्वशासित, अनुशासित सभ्यता रही होगी। मोहनजोदड़ो में विशेषकर राजाओं के मुकुट विशेष रहते हैं, लेकिन यहाँ देखा गया है कि मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, वह शायद सबसे छोटे सिरपेज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसा मुकुट है। यहाँ नावें भी मिली हैं और नावें जो मिस्र सभ्यता की तुलना में कहा जाए तो मिस्र की नावें बड़ी आकार में होती थी, यहाँ की नावें छोटे आकार में मिली हैं। तो इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है नावों का प्रयोग भी किया जाता था। सिंध घाटी सभ्यता में अजायब घर में कुछ चीज़ें रखी हैं, जिनमें खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयाँ मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, जिनकी लंबाई लगभग 2 इंच रही है। इस प्रकार से कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं। खुदाई में सुइयों के साथ हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता जो है एक नियोजित नगर योजना के अंतर्गत, एक सुंदर जल निकास के अंतर्गत और सुंदर सभ्यता कही गई है।